नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को जाना और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 40% जो पाठ्यक्रम है उसको 2020-2021 सत्र के लिए कम किया है और हम इसी पाठ्यक्रम के एक बिंदु को पढ़ रहे थे, संसाधन। और बोर्ड ने इस संसाधन की पूरी यूनिट को ही क्या कर दिया, पाठ्यक्रम से 2020-2021 के लिए हटा दिया। तो हम इस संसाधन की यूनिट को आगे अब नहीं पढ़ते हैं और आज हम दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी यूनिट है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपना दूसरा बिंदु, परिवहन। दूसरा बिंदु जो है परिवहन, भारत में परिवहन। देखो, यहां हम परिवहन की बात करें तो विश्व परिवहन की जो यूनिट है उसको भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, इसको भी पूरी यूनिट को हटा दिया। आपके पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी है उनको भी क्या है, यूनिट से हटा दिया, पूरी यूनिट को अपने कोर्स से हटा दिया और जो भारत का परिवहन है वो अपने कोर्स में रखा है। तो भारत के परिवहन को देखते हैं। देखो, सामान्य सी बात है, पहले भी पढ़ाया हुआ है कि परिवहन क्या है। परिवहन क्या है? परिवहन क्या है? पहला प्रश्न तो आपके सामने ये बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि परिवहन का महत्व क्या है। परिवहन का महत्व क्या है? क्योंकि किसी भी स्वरूप को जानने के लिए उस स्वरूप को पहले जाने और उसके बाद उसके महत्व को जाने कि वास्तव में यह चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जानते हैं क्या परिवहन क्या है। तो परिवहन पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि ऐसी विधा जिसके माध्यम से, विधा का मतलब प्रकार, ऐसी विधा जिसके माध्यम से यात्री व वस्तुओं को एक स्थान से, इस विधा का मतलब यहां पे क्या हो गया, माध्यम, यात्री व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिवहन कहते हैं। यानी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा या ऐसी विधा जिसके माध्यम से यात्रियों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ऐसे विधा या माध्यम को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और ये परिवहन माध्यम है वो आरंभिक काल से लेकर के और वर्तमान काल तक मानव की आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते आए हैं। पहले आरंभिक काल में मनुष्य था, परिवहन सुविधाओं का आनंद लेता था या परिवहन सुविधाओं को अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करता था, और वर्तमान में परिवहन सुविधाओं को अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करता है। लेकिन पहले तरीके अलग थे, पहले माध्यम अलग थे, आज तरीके अलग है, आज माध्यम अलग है और उद्देश्य भी अलग है। पहले जो लोग थे उनका उद्देश्य अलग था। आरंभिक काल में जैसे मान लो कृषि कार्यों के लिए परिवहन का उपयोग होता था और वर्तमान में कृषि उद्योग
और सेवाओं के लिए किसका होता है, परिवहन का उपयोग होता है। तो उपयोग क्या है, इनके बदल गए हैं, मतलब उपयोगिता में बदलाव है, और उपयोगिता में बदलाव के साथ साथ साधनों में बदलाव आया है, साधनों का भी क्या हुआ, विकास हुआ है। इस आधार पर देखें तो आपका दूसरा प्रश्न, उसका मतलब क्या महत्व, उसका आंसर क्या है कि परिवहन का महत्व क्या है। तो यहाँ इस परिभाषा में इसका महत्व भी है कि यात्री और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन माध्यम का महत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि यात्री और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएंगे तो उन यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सुविधा नहीं मिलेगी, और वो काफी समय उनको लगेगा जाने में और आने में। साथ ही साथ जो वस्तुएं हैं वो वस्तु भी अपने जो उपभोक्ता है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके अभाव में जो लोग हैं वो व्यापारिक क्रियाओं का संपादन भी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सवाइजेड हम प्रत्यक्ष रूप से देखें या अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो परिवहन है वो लाभकारी है। अब परिवहन लाभकारी इसलिए है क्योंकि हमने पढ़े हैं आर्थिक क्रियाएं, हमने आर्थिक क्रियाओं को पढ़ा है, और आर्थिक क्रियाओं में द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये पांचों क्रियाएं हैं। इन पांचों क्रियाओं में परिवहन की भूमिका है, परिवहन की भूमिका है। अगर परिवहन क्रिया को हटा दिया जाए तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं क्या होगी, प्रभावित होगी। तो समझ में आ गया महत्व क्या है। प्राथमिक क्रियाएं प्रभावित होगी क्योंकि प्राथमिक उत्पादों को उद्योगों तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता है, परिवहन की। मंडियों तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता है, परिवहन की। और इसके अभाव में क्या होगा, जो अपने कृषि करने वाले किसान है वो अपनी आमदनी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उनके कृषि उत्पाद है अपने उसी क्षेत्र में जहां उत्पादन कर रहे हैं वहीं पे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो परिवहन का महत्व भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं परिवहन के प्रकार, प्रश्न आया हुआ भी है, परिवहन के प्रकार या परिवहन की विधाएं क्या है। परिवहन के प्रकार क्या है और परिवहन की विधाएं क्या है, तो देखते हैं परिवहन के प्रकार। या प्रश्न आ जाए परिवहन की विधाएं, परिवहन की विधाएं, विद्यायनी विधाएं। तो परिवहन की विधाएं, परिवहन के प्रकार क्या है, तो देखते हैं। परिवहन जो है मुख्य रूप से देखें तो आपके एक तो है स्थल परिवहन, एक है जल परिवहन और एक है वायु परिवहन। एक तो है स्थल परिवहन, एक है जल परिवहन और एक है वायु परिवहन। स्थल परिवहन क्या है, जल परिवहन क्या है और वायु परिवहन क्या है, तो देखें। सबसे पहले स्थल परिवहन जो है वह ऐसा परिवहन माध्यम है जो धरातलीय स्वरूप में या धरातलीय क्षेत्र में क्या है, परिवहन की क्रियाओं का संपादन करता है। वो कौन सा है, स्थल परिवहन, यानी धरातलीय स्वरूप में आपके परिवहन की क्रियाओं का संपादन करता है। वो कौन सा है, स्थल परिवहन। अब स्थल परिवहन के दौरान कौन कौन से परिवहन माध्यम आते हैं तो उनको हम देखते हैं। ये समझ में आ गया कि स्थल परिवहन माध्यम वह परिवहन माध्यम है जिसके अंतर्गत स्थल में परिवहन क्रियाओं का संपादन किया जाता है। स्थल में परिवहन क्रियाओं का संपादन किया जाता है, उसे स्थल परिवहन माध्यम कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके रेल परिवहन, सड़क से लिख देता हूं, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन,
और तीसरा एक और है जिसको पृथक भी हम लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं, कौन सा? पाइपलाइन परिवहन। कौन सा परिवहन? पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। अब सड़क से एक बार देख लेते हैं, फिर डिटेल से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटी व मध्यम दूरी के लिए प्रश्न आ गया, छोटी व मध्यम दूरी के लिए कौन सा परिवहन माध्यम सबसे उपयोगी है? तो कौन सा? स्थल परिवहन का कौन सा? सड़क परिवहन। छोटी व मध्यम दूरी के लिए कौन सा परिवहन माध्यम उपयोगी है? तो कौन सा है? सड़क परिवहन। और आ गया स्थलीय क्षेत्र में लंबी दूरी व व्यापारिक क्रियाओं के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयोगी है? तो स्थलीय परिवहन में लंबी दूरी और व्यापारिक क्रियाओं के लिए आपका रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम माना जाता है। इसके बाद में आपके तरल व गैसीय पदार्थों के निर्बाध परिवहन के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयोगी है? तो आपकी कौन सा आएगा? पाइपलाइन, यानी तरल और गैसीय पदार्थों के निर्बाध परिवहन के लिए कौन सा माध्यम उत्तरदायी है? तो कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन। कौन सा परिवहन? पाइपलाइन परिवहन। तो समझ में आ गया तीनों, स्थल परिवहन यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। सड़क में कौन सा? छोटी और मध्यम दूरी के लिए। रेल में कौन सा? लंबी दूरी के लिए और व्यापारिक क्रियाओं के लिए इसका महत्व है। और पाइपलाइन है वो तरल और गैसीय जो पदार्थ है उनके निर्बाध परिवहन के लिए, मतलब बिना किसी रुकावट के द्रुतगामी परिवहन के लिए, निश्चित आपूर्ति वाले परिवहन के लिए कौन सी? पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें जल परिवहन। तो ऐसा परिवहन जो जलीय माध्यम के द्वारा परिवहन की क्रियाओं का संपादन करता है। जलीय माध्यम के द्वारा परिवहन की क्रियाओं का संपादन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जल परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल परिवहन। अब जल परिवहन की विधाएं देखें, प्रकार देखें। तो जल परिवहन मुख्यतः दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो है जल परिवहन जो है उसमें दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। जो पहला जल परिवहन का भाग है वो तो है आंतरिक। कौन सा? आंतरिक। और दूसरा जो है वो है बाहरी। दूसरा कौन सा है? बाहरी। पहला तो कौन सा है? आंतरिक, और दूसरा कौन सा है? बाहरी। आंतरिक को हम किसी क्षेत्रों के माध्यम से या किन माध्यमों के आधार पर हम जान सकते हैं। तो आंतरिक में आपके नहरें, नदियां, झीलें, तालाब, ये जो स्रोत है वो आंतरिक परिवहन माध्यम का संपादन करते हैं। नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तालाब है, ये आंतरिक परिवहन माध्यम का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम देखें बाहरी परिवहन माध्यम को हम सामुद्रिक परिवहन माध्यम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामुद्रिक परिवहन माध्यम। क्या कह सकते हैं? सामुद्रिक परिवहन माध्यम। सामुद्रिक परिवहन माध्यम है वो पूरे विश्व के अंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। यानी प्रश्न आ गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन सा परिवहन माध्यम विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण परिवहन माना जाता है, तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय परिवहन माध्यम के लिए बाहरी यानी सामुद्रिक परिवहन माध्यम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। यह प्रश्न यूं आ गया कि सामुद्रिक परिवहन माध्यम के द्वारा विश्व के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सर्वाधिक गति मिली है, तो आंसर आएगा यस। हाँ, क्योंकि इस परिवहन माध्यम के द्वारा विश्व का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय परिवहन माध्यम संचालित होता है। तो आंतरिक परिवहन माध्यम और बाहरी, आंतरिक में नहरें, नदियां, झीलें और तालाब। और यह भी ध्यान रखना कि आंतरिक परिवहन माध्यम से देशों के अंदर जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनके माध्यम से जो परिवहन की क्रियाएं हैं उनके संपादन से भी देशों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं, कई प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपके एक परिवहन और हम जोड़ सकते हैं, वो है तटीय नौ परिवहन। तटीय नौ परिवहन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे देश जिनकी तटवर्ती सीमा, जैसे भारत की ना, ऐसे देश जिनकी तटवर्ती सीमा काफी लंबी है, और तटवर्ती सीमा लंबी होने के कारण तो भारत के तटीय क्षेत्रों में जो प्रदेश है उन प्रदेशों को जोड़ने के कारण लिए जो जल परिवहन का उपयोग किया जाता है, यह क्रिया कहलाती है, यह परिवहन माध्यम कहलाता है तटीय नौ परिवहन। तटीय नौ परिवहन। और ये तटीय जो नौ परिवहन है, यह परिवहन आपके आंतरिक परिवहन क्रियाओं की वजह क्या है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही सुगम है। तो तटीय नौ परिवहन जो हमारे क्षेत्र में जो तटवर्ती भाग है उनको जलीय माध्यम यानी जल परिवहन के द्वारा जोड़ने का एक सर्वोत्तम माध्यम है। कौन सा? तटीय नौ परिवहन। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत लागत लगती है अगर हम स्थल परिवहन माध्यम से रेल या सड़क के माध्यम जाए, और यहाँ हम ज्यादा वस्तुएं भी ढो सकते हैं, उनमें वस्तुएं भी लिमिटेड ही ले जाई जा सकती है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें तीसरे परिवहन की, तो तीसरे परिवहन से प्रश्न क्या आएगा? तीसरे परिवहन से प्रश्न आएगा कि तीव्रगामी और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कौन सा परिवहन माध्यम उपयोगी है? तो कौन सा है? वायु परिवहन माध्यम उपयोगी है। तीव्रगामी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कौन सा परिवहन माध्यम उपयोगी है? तो कौन सा परिवहन माध्यम उपयोगी है? तो आपका वायु परिवहन माध्यम उपयोगी है। इस वायु परिवहन माध्यम के दौरान देखें तो भारत में हम देखें तो भारत में उड़ानें भरने के लिए दो संस्थाएं हैं। एक तो कौन सी? एक तो आपके ये समझ में आ गया, स्थल परिवहन, सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल परिवहन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? जल परिवहन है, सबसे सस्ता है, सुगम है, मार्ग निर्माण की कोई समस्या नहीं है, नहरें, नदियां, झीलें, तालाब ये आते हैं। बाहरी में सामुद्रिक परिवहन ये आते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक महत्व है और तटवर्ती क्षेत्रों में तटीय नौ परिवहन का महत्व है। अब इसके बाद हम देखें कि जो वायु परिवहन है इसको भारत में दो स्तरीय है। एक तो है आपका इंडियन एयरलाइंस, हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, और एक है एयर इंडिया। ये अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को और ये राष्ट्रीय उड़ानों को संपादित करती है। तो वायु परिवहन का भी भारत में बड़ा योगदान है क्योंकि भारत एक विशालतम राष्ट्र है, और विशालतम राष्ट्र में हम देखें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इतना बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर
जो आर्थिक क्रियाएं हैं लोगों की वो उच्च है, और इन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर लोग हैं कौन से परिवहन का उपयोग करते हैं, वायु परिवहन का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि परिवहन जो है मुख्यतः 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो जल परिवहन है, एक स्थल परिवहन है, और एक वायु परिवहन है। तो स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा, 3 में, सड़क, रेल और पाइपलाइन। तो पाइपलाइन को हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जल को हमने, जल परिवहन है उसको हमने आंतरिक और बाहरी 2 भागों में बांटा। और जो अपने वायु परिवहन को हम, ये तो मैंने क्या है इनके उपक्रम बता दिए, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। हालांकि हम इसको यू भी बांट सकते हैं। राष्ट्रीय में कौन है, इंडियन एयरलाइंस है। और अंतरराष्ट्रीय में कौन सा है, एयर इंडिया है, तो यू भी बांट सकते हैं। जल्दी खराब होने वाली वस्तु और आपके तीव्रगामी परिवहन माध्यम है, सबसे महंगा है वो कौन सा है, वायु परिवहन माध्यम है। तो विद्यार्थियों आज हमने परिवहन और परिवहन की विधाओं को जाना। अगले वीडियो के अंदर परिवहन जो है, परिवहन के अगले स्वरूप को पढ़ेंगे।